देखो एमएमसी के अंदर मैंने एक विकलाइन कॉन्सेप्ट बनाया जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ये जो विकलाइन कॉन्सेप्ट होता है जनरली, जो जो मार्केट हाईली वोलेटाइल होती है। देखो वोलेटाइल का मतलब समझो क्या होता है, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब ये नहीं होता, वोलेटाइल का मतलब होता है ये, मूव प्राइस यहां से लेके यहां तक चला तो गया, लेकिन वो टिड्ढे की तरह उछल नहीं रहा, ठीक है। वो क्या कर रहा है, सांप की तरह जा रहा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके घुमा के जा। अगर ये सारी कैंडल्स कंबाइन कर देंगे तो एक्चुअल में यहां पर क्या होता है कि वोलेटाइल का मतलब यहां क्या निकल के आता है कि अगर यहां पर दो कैंडल में मूव आया है तो एक्चुअल में यहां पर मूव आया है, लेकिन कैंडल बनती है, अगली कैंडल रिकवर करती है, फिर अगली कैंडल बनती है, फिर अगली कैंडल रिकवर करती है, फिर अगली कैंडल बनती है, फिर रिकवर करती है, फिर अगली कैंडल बनती है, फिर रिकवर करती है, फिर अगली कैंडल, ऐसे करके मूव आ रहा है। ये रेड कैंडल्स है। अब एक्चुअल में यहां पर ऐसी मार्केट नजर नहीं आती, ठीक है। यहां ऐसी मार्केट नजर नहीं आती। यहां पर अगर कैंडल बन रही है तो वो इसके अंदर ही लाइन बनाती है, फिर अगली कैंडल बनती है, फिर इसके अंदर लाइन बनाती है, फिर अगली कैंडल बनती है, फिर इसके अंदर लाइन बनाती है, ऐसे करके लाइन बनाती रहती है, ठीक, ऐसा होता है। तो पता नहीं कौन कौन सा होता है। अब ये कैंडल्स कंबाइन होती रहती है और इन कैंडल्स के अंदर बड़ी बड़ी लाइंस आती रहती हैं ऐसे करके। तो ये अपने आप को रिकवर करती है, फिर बूम करती है, रिकवर करती है, फिर बूम करती है, यानी कि रिकवरी क्या होती है, दिस इज कॉल्ड कैंडल्स रिकवरी, ठीक है। इसे हम लोग कैंडल्स की रिकवरी कहते हैं। और ये रिकवरी मार्केट में जितनी जल्दी होगी, कैंडल को अगला बनने का मौका नहीं मिलेगा। अगर मौका नहीं मिलेगा तो उसी कैंडल में मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से वो ऊपर नीचे ज्यादा होगी और ऊपर की विक भी बनेगी, नीचे की विक भी बनेगी और उसकी बॉडी छोटी रह जाएगी। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पैसा लगाते हैं, निकाल देते हैं, इसलिए होल्डिंग वॉल्यूम नहीं बच पाता मार्केट, इसलिए कैंडल छोटी बनती है, विक्स बड़ी बनती है। आप कौन सा मिल गया कि विक क्यों बड़ी बनती है, बॉडी क्यों छोटी रहती है, इसलिए छोटी रहती है, क्योंकि वहां पर जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में, बाय सेल का जो स्पीड है वो ज्यादा होती है। अभी अगर मैं इसको तुम्हें लार्जर टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो वहां तुम्हें बॉडी थोड़ी ज्यादा मिलेंगी, लाइन कम मिलेंगी। अब अगर ऐसा हो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, मूव तो आएगा लेकिन कैंडल्स के अंदर लाइन नहीं बनेगी। मूव तो उतना ही आता है, मार्केट मूव करेगी लेकिन लाइन नहीं बनेगी, विक लाइन नहीं बनेगी। एग्जांपल के लिए मैं आपको लेके चलता हूं बिटकॉइन की मार्केट में। ये देखो, मूव तो है लेकिन लाइन नहीं है, वॉलेटिलिटी नहीं होती। और ये आपको सैटरडे संडे ज्यादा दिखेगा जब मार्केट में वॉल्यूम कम होता है बहुत। ये देखो, यहाँ तुम्हें लाइन तो बहुत ही कम देखने को मिलेगी। कल मैंने एनालिसिस करके दिखाया था आपको, कल का एनालिसिस आप देख सकते हो। इसी जगह से मार्केट में आपको रिवर्स कर दिया था एंड देखो, यहाँ पर तुम्हें विक्स नहीं दिखने वाली इतनी, सिर्फ कैंडल की बॉडी बॉडी दिखेगी, ठीक है। समझ आया? सो दिस इज द बेस्ट वे। अब देखो सैटरडे संडे आ गया, अब देखो तुम्हें विक नहीं दिखने वाली इतनी आसानी से। तो ये नॉन वोलेटाइल मार्केट में होता है जिनके अंदर बाय सेल बहुत कम होते हैं, मतलब लोग होल्ड करना शुरू करते हैं, और जब लोग होल्डिंग पे ध्यान देते हैं तो मार्केट में मूव भी बहुत अच्छा आता है। इंडियन मार्केट में कोई होल्ड नहीं करना चाहता क्योंकि पेशेंस नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, होल्ड नहीं करते, लगाते हैं तुरंत निकाल देते हैं, लगाते हैं तुरंत निकाल देते हैं। तो मूव कैसे आ जाएगा लंबा? अगर कोई बड़ा बड़ा लगा रहा है और वो बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करे तो मूव आता भी है, उसके चक्कर में सारे घुस जाते हैं, अब मूव एकदम से आ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। समझ रहे हो ना क्या होता है? ये सारी कहानी है इसके पीछे। देखो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ सप्लाई डिमांड को मेजर करने का, क्या होता है। एमएमसी के अंदर वॉल्यूम एनालिसिस में सेकंड वे ऑफ मेजरिंग द मूव, कैसे पता लगेगा कि अगर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया किसी का तो हमें कितना मूव देखने को मिल सकता है, तो मैं बहुत बड़ा तरीका बताता हूँ कैसे दिखेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर मैं आपको सेंट्रल एरिया के बेनिफिट्स बताने वाला हूं। आपको सेंट्रल एरिया पता ही नहीं है क्या होता है मार्केट में, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एरिया फॉर मेजरिंग द एक्यूरेट टेक प्रॉफिट, ठीक है। सेंट्रल एरिया ये बहुत पावरफुल चीज है, बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, ठीक है। चलो इत्तला करते हैं आप लोगों को सेंट्रल एरिया के बारे में थोड़ा सा। क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी ब्रेकआउट हुआ, कोई भी ब्रेकआउट हुआ, चैनल ये इसके पॉइंट्स हैं डाउन साइड के, ठीक है। सिंपल से पॉइंट्स हैं और ये मार्केट का एक बॉटम की ब्रेक डाउन लाइन है। ब्रेकआउट बोलो ब्रेक डाउन बोलो, कर तो इस हिस्से को पार ही रही है, ठीक है। पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें एक एक चीज का रीजन बता दूंगा। ब्रेक डाउन, तो जब ये नीचे की साइड आती है और अब ये ब्रेक करके नीचे आ रही है, ठीक है भाई, इसने ये नीचे की साइड आ गई, अब हमें नहीं पता ये कितना नीचे जाएगी, है ना भाई, और इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ कैंडल की क्लोजिंग कर दी और हम तो घुस गए यहीं पर ही। मान लो अगर हम ब्रेकआउट का यूज कर रहे हैं, सिंपल मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कैसे पता लगेगा मार्केट नीचे जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, जहां से मार्केट गिरी है ना उसका उतना ही मूव होगा इस पॉइंट तक, विच इज आल्सो नोन एज, अब ये तुम्हारा सेंट्रल पॉइंट बन जाएगा, दिस इज द
सेंट्रल पॉइंट। तो जितना इस सेंट्रल पॉइंट से मार्केट हाई तक गई है उतना ही मार्केट अपने आप को नीचे तक ले गई। ठीक है, सो वी कैन मेजर ठीक है। अब ये देखो, अब तुम कहोगे ब्रेकआउट देखना है, ठीक है, ब्रेकआउट कैसे देखेंगे? ब्रेकआउट हमेशा पैटर्न के एंगल के हिसाब से देखा जाता है, पैटर्न के स्ट्रेट के। अब ज्यादातर जो है मैं तुम्हें दिखाता हूँ सोच क्या होती है लोगों की। अगर ये डब्ल्यू बन रहा है ना तो उनके लिए ब्रेकआउट जो है वो ये है, हाँ भाई ब्रेकआउट ये ब्रेकआउट नहीं है, ये ब्रेकआउट नहीं है। अगर मैं कैलकुलेशन बताऊंगा तो हो सकता है कि ब्रेकआउट है, कि स्ट्रेट लाइन है ब्रेकआउट ले, लेकिन एक्चुअल ब्रेकआउट ऐसे मेजर नहीं करते। ब्रेकआउट हमेशा ट्रेंड के एंगल के साथ मेजर किया जाता है। कैसे? अगर ट्रेंड में इस तरीके से एंगल बना हुआ है तो ब्रेकआउट भी इसी तरीके से होगा आगे। यानी कि अगर हमें ब्रेकआउट लेना तो हमें ऐसे करके इसको लेना पड़ेगा ब्रेकआउट, इस तरीके से इसे ब्रेकआउट को हमें लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस। ऐसे हमारा ब्रेकआउट, ये होता है ब्रेकआउट। अब ये नहीं है, ये ब्रेकआउट। बेशक इसने नेक क्रॉस नहीं करा, उससे फर्क नहीं पड़ता, ब्रेकआउट इसका ये। ठीक है, अब जितना एरिया ब्रेकआउट से नीचे तक इसने कवर करा है, यहां से लेके यहां तक करा है, उतना एरिया अगला में देखने को मिलेगा। उसके बाद ऊपर जाए नीचे जाए, हमारी डिमांड पूरी हो चुकी है। इसके बाद बहुत ऊपर भी जा सकती है, इसके बाद बहुत नीचे भी आ सकती है, यहां तक तो डिमांड अपनी पूरी हो जाएगी। और अगर नीचे आ गई तो लोग इसको बोलेंगे ये तो फेक आउट है, तो बेकार है, तो धोखा देके चलिए। अगला नीचे जब आ रही है तो अब यहां पर हम लोग कैसे यूज करेंगे? अब इस कंडीशन में यूज करना पड़ेगा इस तरीके से। एंगल देखो ना, अब इसमें इनिशियली पहली ब्रेकआउट वो कर देती है, इसका मतलब हमारे लिए ब्रेकआउट क्या हो जाएगा? ऐसे करके, जिसे मैं दूसरी भाषा में डेकर लाइन बोलता हूं। अब ये है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का मेजर कर लिया हमने। ठीक है, वैसे तो यहां तक करेंगे लाइन को, क्योंकि ये ब्रेकआउट कर रही है बेशक, इस वाली लाइन को सेंटर लाइन तक हम लोग करेंगे। ये सेंटर लाइन है मार्केट की, जैसे लाइक मैंने आपको बताया, सेंटर लाइन यहां तक दिख रहा है आपको, ये सेंटर लाइन हो गई, दिख गई सबको, नजर आ गई। ये हिस्सा उठाया सेंटर लाइन से यहां लगा दिया, मार्केट कितना आ गई यहाँ तक, और फेवर में आई है, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरा तरीका है मार्केट में ब्रेकआउट के बाद का। ये वो तरीका है जब अगर हम ब्रेकआउट के बेसिस पे ट्रेड वगैरह चलते हैं ना, ये वो तरीका मार्केट में टेक प्रॉफिट आइडेंटिफाई करने का। टेक प्रॉफिट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो करने का सबसे बेस्ट तरीका कि जितना एरिया देखो, ये सारा खेल आपके ब्रेकआउट के एंगल के बेसिस पे। अगर तुमने से गलत ले लिया तो फिर तो मैं क्या छोड़ो, कोई भी नहीं बचा सकता। कभी चांस हो सकता है कि मार्केट चली जाए। जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ चांस, अगर हमने ऐसे स्ट्रेट ब्रेकआउट लिया तो ये रेड कैंडल है, ठीक है, चांस हो सकता है कि यहाँ काम कर जाए, वरना तो हल्का हल्का पॉइंट्स बचेगा, रिवर्स कर जाएगी। ऐसे केस आएंगे तुम्हारे सामने कि हल्का हल्का बचेगा। ठीक है, समझ आया? इतनी तो सप्लाई भी नहीं है ऐसे। तो इसलिए अगर रियल ब्रेकआउट होगा, जरूरी नहीं है वो किसी एम या नेक की जो एम या डब्ल्यू के नाक को क्रॉस कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कभी। ऐसे तो मैं ऐसे या डब्ल्यू को मिले, जब एंगल ही ट्रेंड का ऐसे है तो तुम ब्रेकआउट ऐसे क्यों ले रहे हो भाई? तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, या है कॉन्सेप्ट? अब यहां देखो, ये ऐसे बना हुआ है तो ब्रेकआउट भी तो ऐसे ही होगा। अभी ब्रेकआउट है, यहां से लेके ब्रेकआउट तक का एरिया है, यहां से लेके यहां तक मिलेगा। अब इससे ऊपर जाए नीचे हमें मतलब नहीं है, हमारी तो डिमांड पूरी होगी, विच इज आल्सो नोन एज दी 1:1 रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मार्केट फेयर में जाती जरूर है, बहुत कम टाइम होता है कि चली जाए, क्योंकि हाई एक्यूरेसी हाई होती है, तो इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड भी कम लेते हैं बेसिकली। 1 कैंडल का रिस्क रिवॉर्ड मार्केट में। समझ आया सभी को? ये दूसरा तरीका है मार्केट में आपका ब्रेकआउट को फाइंड आउट करने का एंड फेक आउट को फाइंड आउट। पहले स्ट्रक्चर को पूरा बनने देना चाहिए होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, ये लॉन्ग रेड कैंडल फिर से आ गई। ये जान है इस पूरे ट्रेंड, इस ट्रेंड की, ये इस पूरे ट्रेंड की जान है, जान। जान समझते हो? अगर मैं बोल दूं दिल मेरे सर में लगा दोगे, क्या धड़क लेगा? धड़क लेगा? नहीं धड़केगा। अगर ये कैंडल ऊपर लग गई तो ट्रेंड भी नहीं बनेगा। हमेशा मार्केट में बिग बार ट्रेंड के कुछ टाइम बाद आना चाहिए। ठीक है, अगर वो पहले आ गया तो वो उसी तरीके से कि दिमाग उठा के, दिल उठा के मैंने अपने दिमाग में लगा दिया, वो काम ही नहीं करने, कुछ टाइम तक काम करेगा फिर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, कुछ टाइम तक काम करेगा फिर अपने आप को फेल कर देगा। असली असली रेड कैंडल की वैल्यू, एक आईएफसी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल की वैल्यू हमेशा उसके मार्केट के कुछ मूव बाद बनने के बाद होती है, हमेशा उसके बाद, तब वो आगे जाके मूव क्रिएट करती है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ये बिग बार की स्ट्रेटेजीज हैं। बिग बार कैंडल के बारे में तुम्हें बताया नहीं है अभी, उसके बारे में क्या होता है मैं तुम्हें हैमर हैंगिंग मैन के बारे में, इसके बारे में नहीं बताया मैंने। ठीक है, होता क्या है, इसकी क्या साइकोलॉजी होती है, ध्यान से समझो। ये वो कंडीशंस हैं जिनमें, जैसे मैंने आपको वो बताया ना कि आफ्टर इफेक्ट्स जो कॉन्सेप्ट होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स कब नहीं आते हैं, ये उनके अंदर आता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का टॉपिक, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। आ गया सामने से तो अच्छी बात है, तुम्हें निकल जाए, 2 मिनट शांत हो जाओ सारे। तुम्हें कैंडल्स की दूसरी साइकोलॉजी बता रहा हूँ। एमएमसी के अंदर सीसीपीस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, दैट इज बिग बार। ये बिग बार ना बड़ा, इसको मैं ना दिल बोलता हूँ, दिल। दिख नहीं रहा? अब दिख गया इसको दिल बोलता हूँ।
सभी लोग पुट ले लो, मार्केट बंद कर दूंगा, स्ट्रीम भी एंड कर दूंगा अगर ऐसी हरकतें करोगे तो। होता क्या है कि ये आपका जो होता है ना, ये एक हर्ट की तरह होता है कि ये वही काम करेगा जैसे एक इंसान है, ठीक है, इंसान के हर्ट यहां पर होता है। अब इसकी जो हाइट है वहां दिमाग है, दिमाग अगर यूज करेगा हर्ट तक पहुंचेगा, हर्ट बिल्कुल पंप करके नीचे ले आएगा। तो हर्ट जो पोजीशन है वही बिग बार की पोजीशन मार्केट में ट्रेंड के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। बिग बार इस तरीके से काम करता है, यानी कि आसान भाषा में बात करूं, ए टाइप ऑफ मारोबोजू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मारोबोजू। मारोबोजू कई तरीके की होती है, आपको पता है मारोबोजू कितने तरीके की होती है, कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, अब ये जो मारोबोजू है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ग्रीन कलर की है फिलहाल के लिए, ठीक है, ये ग्रीन कलर की है, तो ये न्यूट्रल होती है, इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, ये न्यूट्रल होती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक आत्मा की तरह होती है, ये भी सिंगल काम नहीं करेगी, अगर इसके आगे भी ग्रीन कैंडल बन गई तो काम करेगी, वरना ये सिंगल काम नहीं करती। दूसरी भाषा में इसको हम लोग गुस्से वाली कैंडल बोलते हैं, यानी कि एंग्री, एंग्री कैंडल होती है ये, ठीक है। ये ऐसी रेड कैंडल होती है, ऐसी ग्रीन, दोनों एंग्री कैंडल, यानी कि अगर ये बन गई ना एकदम, ये बनती कहाँ है, ये बेसिकली बनते हैं जैसे मान के चलो एक रेड कैंडल बनी है और एकदम से फिर ये ग्रीन कैंडल बन जाती है बड़ी सी, इसमें वीक नहीं होती, तो अगली कैंडल इसको रिकवर कर देती है, मार्केट नीचे आ जाती है, तो यानी कि इसका मूव आसानी से आता नहीं, जब तक इसके आगे ग्रीन कैंडल नहीं आएगी काम नहीं करने वाली। इसको हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग टॉप या फिर स्पिनिंग मारोबोजू। इसकी डायरेक्शन डिफाइन करती है इसके फिलअप के बेसिस पे, अगर कैंडल इसकी विक लाइन के ऊपर बॉडी बना देती है तो ऊपर चली जाती है, नीचे बॉडी बना देती है तो नीचे चली जाती है, ये डुअल डायरेक्शनल होती है, इसका मूव नहीं होता, ये डुअल डायरेक्शनल होती है, उस साइड जाएगी जिस साइड का इसका विक लाइन फिल होगी, कैंडल उस साइड जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल को बोलते हैं, अगर ये ग्रीन है जिसके सिर्फ ऊपर की साइड लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं अवेयरनेस, अवेयरनेस मारोबोजू। ये अवेयर करती है कि मार्केट आने वाले टाइम में ग्रीन होने वाली है, ये डायरेक्ट ग्रीन नहीं करती, इसका इफेक्ट बेसिकली 7 से 8 कैंडल बाद आता है, 4 से 5 कैंडल बाद, लेकिन ये बताती है कि मार्केट आने वाले टाइम में बुलिश होने वाली है। अगर ये बॉटम पे बन गई तो ये बहुत पावरफुल होती है, मतलब ये बताती है कि आने वाले टाइम में मार्केट ग्रीन होने वाली है। इसके लिए आपको सबसे बड़ा तरीका, आप कोई भी मार्केट खोल लो स्टॉक की, हायर टाइम फ्रेम यूज करो, वहां आप इस कैंडल को देखो और उसके बाद मूव देखना तुम्हें कैसा दिखेगा। ये भी ऐसी होती है, ये भी ऐसा ही करती है, लेकिन ये थोड़ी सी रिवर्स होती है, इसमें जो मूव है वो डायरेक्ट आ जाता है, ये भी अवेयरनेस की तरह होती है, ठीक है, इसमें जो मूव है वो डायरेक्ट आ जाता है, अवेयरनेस की तरह काम नहीं करती कि कुछ कैंडल बाद असर दिखाएगी, ये डायरेक्ट मूव देती है, लेकिन इसका मूव अवेयरनेस से कम होता है, हमेशा कम होता है, कभी ज्यादा नहीं हो सकता। अवेयरनेस कैंडल आपको दिखाता हूँ कैसी होती है, ठीक है। किसी ने भी यहाँ शॉर्ट कर दिया ना तो मेरे से गाली खा लोगे, कोई भी मेरी स्ट्रीम पे ट्रेडिंग नहीं करेगा। 30 मिनट्स पे चलते हैं एंड आपको मैं लेके चलता हूँ स्वर्ग की दुनिया ओके, सो कहाँ है अवेयरनेस कैंडल, बॉटम 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 बॉटम, क्योंकि ये आपको कुछ कैंडल पहले दिखेगी, डायरेक्ट नहीं दिखने वाली। कहाँ है, ये देखो, मिल गई मिल गई मिल गई, ये देखो, ये कुछ कैंडल बाद बताइए कि मार्केट उठेगी, इसका असर आफ्टर इफेक्ट्स में पड़ता है, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना उसमें पड़ता है, और ये बड़ी भी होती है, ये कैंडल बड़ी भी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, कैंडल बड़ी होनी चाहिए। देखा, आता जरूर है। अब इसके लिए आप डिमांड सप्लाई मेजर कर सकते हो, एक्यूरेट पता लग जाता है, ठीक, इस तरीके से। अब जैसे मैंने आपको बताया नीचे लाइन है तो फिर बाद में मूव डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं आता, छोटा ही आता, ज्यादा बड़ा नहीं आता। इसी तरीके से रेड कैंडल होती है, रेड कैंडल में उल्टा हो जाता है, उसमें नीचे की साइड लाइन आती है, उसमें नीचे की साइड लाइन वाला जो होता है ना, उसमें ये वाली अवेयरनेस होती है, इसमें नीचे की साइड लाइन होती है, इसमें ऊपर की साइड होती है ग्रीन में, इसमें नीचे की साइड होती है, बाकी सब सेम रहता है, उसको भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको बफरिंग दिख रही है तो आप 2 सेकंड पीछे चले जा सकते हो, मतलब बैकवर्ड कर दो स्ट्रीम को, फिर बफरिंग नहीं दिखेगी, किसी किसी के नेट में होता है, वो नहीं होता। अब बात करते हैं कि लोकेशन का क्या फर्क पड़ता है। देखो, अगर मारोबोजू ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल बन जाती है, अगर मारोबोजू ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल बन जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक IFC, आसान भाषा में बात करें इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल हमेशा मार्केट में सेंट्रल पॉइंट पे आती है, ये कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगी, डायरेक्ट दिखेगी तो फेक है, ये डायरेक्ट कभी नहीं आती। आपको बताता हूं इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, ये क्यों इतनी, मतलब ऐसा होता है मार्केट ऊपर उठी है तो डायरेक्ट नहीं गिरेगी,
ऐसे कभी भी कैंडल नहीं आएगी। बेशक ये ट्रेंड की सबसे बड़ी, लेकिन ये फेक होती है, मार्केट रिकवर करके ऊपर चली जाएगी। आईएफसी बनने के लिए और एक रेड कैंडल अच्छी सी बननी चाहिए, मैं भी रेड कैंडल की बात करूं तो वो पहले मार्केट को टेस्ट करती है। अगर मेरे जेब में 100 करोड़ है, यानी कि मान के चलो 100 करोड़, चलो $100 मिलियन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा $100 मिलियन फालतू में करूंगा नहीं, क्योंकि मैनिपुलेशन क्रिएट हो जाएगा। मैं इसमें से $10 मिलियन निकालूंगा, यहाँ पर $10 मिलियन सेल कर दूंगा, यहाँ $10 मिलियन सेल कर दूंगा। अब बचे मेरे पास कितने, $80 मिलियन। अब मैं सीधे $80 मिलियन सेल करूंगा, तब मेरे पास एक बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी। नाउ मेरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो स्पेंड हो चुका है, और अब मार्केट अगर मेरे चक्कर में कोई और भी ट्रेड लेता है तो साथ में वॉल्यूम इंक्रीज होगा और मार्केट अपने आप को और नीचे लेके चली जाएगी, और $100 मिलियन मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे $200 मिलियन में, $400 मिलियन में, $500 मिलियन में, ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से होता है, ट्रस्ट पैदा हो जाता है। ठीक, समझ आया? ऐसी ग्रीन साइड में होता है। ठीक है, अगर इसमें इसके पहले वाली कैंडल और इसके बाद वाली कैंडल का हाई और लो हम लोग देख लें, तो यहाँ पर मार्केट में हमारे सामने जो है ना एक फेयर वैल्यू गैप भी बन जाता है। अगर मार्केट रिवर्स करना चाहे, यानी कि आसान भाषा में बात करूं, अगर मार्केट रीटेस्ट करना चाहे, रिटेलर्स को मौका देने की कोशिश करे, तो इस गैप में आके वो मौका देती है, और फिर अगर रिजेक्शन पैटर्न बनाती है तो यहाँ से और अच्छा खासा वॉल्यूम मिलता है, मार्केट और नीचे आ जाती है। सारा खेल यहाँ से शुरू होता है। एफवीजी के कॉन्सेप्ट आईएफसी के साथ बेस्ट काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। समझ आया? यस। आईएफसी आने का एरिया क्या हो सकता है, अब मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेट ऑफ आईएफसी, फॉर्मेट ऑफ मारुबोजू, जो आईएफसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। पहले आपको बताइए होती क्या है, फिर आपको बताया ये बनती किस रीजन में। अब समझ में आ गया बनती कैसे, असली बिग बार ऐसे काम करती है, वो फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं उसके। हर बार पूरा नीचे नहीं आएगी, वो अपनी पूरी सप्लाई यूज करेगी सेंटर से सेंटर तक। अब मैं बात करने वाला हूं ये बनती कहां पर है, इसका भी अब मैं लोकेशन बेस्ड आपको बताऊंगा। लोकेशन, किसी भी उठाने वाले पैटर्न को मार्केट अगर पहुंच जाएगी, जैसे मार्केट ऊपर उठ रही है, यहां पर मार्केट में एक बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है, फिर मार्केट उठ रही है, यहां पर मार्केट में एक बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है, फिर से मार्केट उठ रही है। अब मार्केट जब रिवर्स करेगी तो सबसे पहले जब इसको ब्रेक करेगी, तो यहां पर ब्रेकआउट पे आपको ये एक बड़ी सी कैंडल देखने को मिल सकती है। दूसरा एरिया, अभी जब मार्केट अपने आप को रिकवर करेगी, थोड़ा नाटक वगैरह करेगी, पैटर्न बनाएगी, अब जब नीचे आएगी, इसको ब्रेक करने के लिए वो बड़ी सी कैंडल बनाएगी। तो बिग बार बनने का एरिया होता है पिछले रीजन के ब्रेकआउट्स का, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर का। इनको हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। समझ आया? दिस इज द बिग बार एरिया। ऐसी वो अपसाइड होता है, ऐसी वो सेल साइड होता है। एमएमसी है, मिरर मार्केट है, तो मिरर के जैसा दिखेगा वैसे ऊपर वो दिखाता हूं मैं आप लोगों को। कैसे दिखेगा? मार्केट को गिरा कौन रहा था? बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, ये बेरिश एंगल्फिंग है। तोड़ा किसने? इसने। सेंटर पे आई है, बॉटम पे तो आई नहीं, उठा दी मार्केट को। ठीक है, समझ आया? हर बार ऐसा होता है। सो दिस इज द बिग बार स्ट्रेटेजी। कैंडल नंबर 17 ऑफ सीसीपीज बिग बार। ऐसी 500 कैंडल्स हैं मेरे पास, 500 से भी ज्यादा। कुछ सिमिलर है, कुछ एक जैसी, ज्यादातर एक जैसी, बट है वो। तो आप ये देख सकते हो अच्छे से, ठीक है, एनालाइज कर सकते हो, मार्केट को समझ सकते हो इजीली। ओके, ये ऐड आ रहा है मेरे पास, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद सीपीआर विद जॉइन नाउ एंड गेट 50% ऑफ। क्या बात, 50% ऑफ चल रहा है, ले लिया जाए, मुझे भी जरूरत है बहुत ज़्यादा। मेरे को बिल्कुल प्राइस एक्शन नहीं आता, सीख लूँ क्या मैं भी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा मुझे, फिर नौकरी मिल जाएगी मुझे 8,000 रुपये वाली। ऐड आ रहा है, ऐड तुम्हें बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। ज्वाइन कर लो, रिव्यू देना है फिर। बस हो गया ज्वाइन। रेंज रखूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक की, 700 पॉइंट की रेंज है बस। कैसे? ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अपने आप को ऊपर नीचे कर रही है, ज़्यादा बड़ा एरिया बना रही है। ओके, सो ये एक ट्रायंगल है। ड्राइंग करने में बहुत मजा आता है मुझे। ठीक है, इसका ये ब्रेकआउट हुआ है अभी फिलहाल के लिए मार्केट में। सो कितना ब्रेकआउट दे सकती है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। इनसाइडर सप्लाईज में ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, इनसाइडर सप्लाईज ये है मेरे पास। ठीक है, दिस इज द 100% सप्लाई एरिया एंड दिस इज द 50% सप्लाई एरिया। ठीक है, अब अगर मार्केट को उठना है तो उसे एनगल्फिंग करनी पड़ेगी बाय, क्योंकि बॉटम पे एनगल्फिंग हुई थी जब भी मार्केट उठी थी, उसके बाद फिर एनगल्फिंग हुई, उठती चली गई, एनगल्फिंग हुई, उठती चली गई। तो जब तक एनगल्फिंग नहीं होगी मार्केट विल नॉट मूव अपसाइड।
इन विच सिनेरियो BTC फॉर 8005 पॉसिबल सर प्लीज। देखो उसके लिए तो आपको बेसिकली वो करना पड़ेगा ना, क्या बोलते हैं उसको, अ, उसके लिए आपको 1 डे का टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, सॉरी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि 50% से ही करता है, बस ये है कि हाँ कभी कभी होता है 50% से कर देता है, ठीक है। लेकिन जब घूम के आता है तो ऑलरेडी टोटल सप्लाई यूज़ करती ही करती है मार्केट। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी सप्लाई को यूज़ ना करे, हमेशा करती है। नहीं, यहाँ पर आप कर्व्ड एरिया, ये कर्व्ड एरिया नहीं है, ये एक स्ट्रेट एरिया है, कर्व्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर होता तो मैं तुम्हें लगा के दिखा देता, ठीक है। ये कोई कर्व्ड एरिया नहीं है, ठीक है। ये एक स्केलन ट्राइंगल है। अब मैंने आपको बताया कि स्केलन ट्राइंगल कंसोलिडेशन में बनता है और कंसोलिडेशन को बनाता है, यानी कि हमें यहाँ पर कोई बड़ा मूव नहीं मिलने वाला, मिलेगा तो कंसोलिडेशन ही मिलेगा। समझ आया? वी नीड ए बुलिश एंगल्फिंग। हाँ, आप इसको HCR भी कह सकते हो। देखो इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी सी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पहले भी ये यहाँ पर आया था, ठीक है। तो अगर ये पैटर्न इसको फॉलो करता है तो ऐसे करके कर सकता है। बाकी फुल सप्लाई ये है। वी नीड ए रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो बुलिश एंगल्फिंग नहीं आई ना, उठने की नहीं है, जब तक बुलिश एंगल्फिंग नहीं आएगी ना, कुछ भी हो जाए उठने की नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बस ये लेवल है कि जहाँ से मार्केट अपने आप को रिवर्स कर सकती है। अब ये क्या है ऊपर, टेस्टिंग ही तो आई, इन्वर्टेड हैमर जो बना वो टेस्टिंग ही तो है, तो क्या है। बुलिश एंगल्फिंग आते उठ गई ना मार्केट, इसी का तो वेट था बस। बस इसके आने का तरीका, हमें आने का जो इसमें, अगर देखो एक बात बताऊं, इसमें बेसिकली सप्लाई, अगर मैं सप्लाई मेजर भी ना करूँ ना तब भी एक्जैक्ट मार्केट उठी जाएगी जब बुलिश एंगल्फिंग आएगी। जरूरी नहीं है कि मैं सप्लाई में मेजर कर दूं, बुलिश एंगल्फिंग आते मार्केट उठ जाएगी। ऑब्वियस बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं। पहले भी उठी थी तो इस बार भी उठ जाएगी, तो जरूरी नहीं अगर मैं सप्लाई डिमांड भी यूज करूँ तब भी मार्केट में रिवर्सल पकड़ लेंगे। कैंडल के बारे में अगर तुम्हें पता लगे कौन सी कैंडल काम करने के लिए इकट्ठा कर सकते हैं अपने आप को, तो वो एरिया। समझ आया? यस। ये वाला एरिया था यहाँ से यहाँ तक का, एंड ये एरिया हमारे सामने सिलेक्ट। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ भी बुलिश पैटर्न नहीं आया, जब तक बुलिश एंगल्फिंग नहीं है तो कोई एरिया नहीं। अब ये क्या है, ये मार्केट का वो टोटल डिमांड एरिया, ठीक है, और ये इसका 50% एरिया। ओके, गिराने के लिए देखो सबसे पहले समझो मार्केट का ना एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। कहाँ पर, ये देखो इन्वर्टेड हैमर गिरा ना मार्केट को, तो यहाँ तोड़ दिया। इन्वर्टेड हैमर गिरा के इन्वर्टेड हैमर आफ्टर इफेक्ट्स आए, लेकिन वो भी फेल कर गए, यानी कि मार्केट में विधायक भाग गए, ठीक है, विधायक भाग चुके हैं। तो अब जनरली हमारे सामने जो मूव है वो अपने आप को मेजर वाला एरिया, मतलब ये एक बड़ा वाला एरिया आपको देखने को मिल रहा है 5 लाख के लिए, क्योंकि देखो वहाँ इन्वर्टेड हैमर बना, ब्रेक होने के बाद फिर से इन्वर्टेड हैमर बनी, आफ्टर इफेक्ट्स हो गए, उसको भी फेल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए एक रेड कैंडल, बट रेड कैंडल नहीं आई। अगली कैंडल स्वीप कर गई, हैमर आ गई, डी ग्रेड पैटर्न क्रिएट हो गया। इस स्वीपिंग की लाइन इससे बड़ी है तो मार्केट हमने आपको ऊपर की साइड ले जाना प्रीफर समझा। सिंपल एनालिसिस, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 50% एरिया पे कोई बेरिश एंगल्फिंग नहीं है तो मार्केट में नीचे गिरावट नहीं आई। देखो मारू का भी सेम है, कोई फर्क नहीं, कलर का चेंज है बस, और एरिया उल्टा कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी सब सेम चलता है। बेरिश मारू, थैंक यू। ये हैमर बहुत हरामी होता है, डायरेक्ट नहीं आता मार्केट में। हैमर इतना हरामी होता है, डायरेक्ट नहीं आएगा कभी मार्केट में। हैमर ऐसा होता है, हैमर पता है कैसा होता है, हैमर वन ऑफ द मोस्ट धोखेबाज कैंडल होती है, क्योंकि हैमर के बारे में 90% लोग जानते हैं, तो इसलिए हैमर फेल करता है पहले। कैसे, इतना हरामी होता है ये। मान के चलो बहुत सारे सैनिक हैं, ठीक है, ये हैमर है, ये बुलिश एंगल्फिंग है, ये बुलिश एंगल्फिंग है, ये हैंगिंग मैन है, ये बुलिश एंगल्फिंग है। तो ये हैमर इतना हरामी होता है, पहले क्या करता है कि सामने से कोई ट्रेंड आ रहा है ना अपोजिट, ठीक है, मान के चलो सामने से कोई ट्रेंड आ रहा है, यानी कि ये मान के चलो दूसरी साइड के लोग हैं, ये दूसरी साइड के लोग, ये कंट्री एक्स है, ये कंट्री वाई है, इनके बीच में लड़ाई हो रही है मान लो, ठीक है। तो इतना हरामी होता है, पहले खुद नहीं जाएगा, ये पहले सामने भेज देगा बुलिश एंगल्फिंग को। जब ये पिट जाएंगे ना, गोली लग जाएंगे, बुलिश एंगल्फिंग फेल कर जाएगी मार्केट में, मान के चलो, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग मार्केट में फेल कर जाएगी, इसका मतलब अपने सैनिक मरवा दिए, और फिर इनकी लाशों के ऊपर चढ़ता है, ये फिर सामने खड़ा हो जाता है, और अब सामने जाके खड़ा होगा लाशों के ऊपर चल के, और फिर बाद में इनमें सबको मार देगा, और जब सबको मार देगा सुपीरियर बन जाएगा, और फिर अपने आप को ऊपर लेके चला जाएगा, ऐसे करता है। तो ये हमेशा काम बाद में करता है, डायरेक्ट काम करने का एरिया बहुत कम होता है इसका। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ देखो, तुम्हें दिखाता हूँ, बुलिश एंगल्फिंग आई, पहले लड़ाई कर ली रेड कैंडल के साथ, यहाँ तक लड़ाई खत्म होगी, और लड़ाई करी, लड़ाई करी, अब आ गया यहाँ पर, अब देखो स्मूथ एकदम जा रहा है ऊपर। इतना हरामी होता, नीचे नहीं आएगा, पता नीचे नहीं आऊंगा मैं, ऐसे देखो यहाँ पहले बुलिश एंगल्फिंग आई, फिर बाद में ये आई, लड़ाई होगी, जब थोड़े बहुत सैनिक बचे, एक बनाओ सीधे उठा दिया मार्केट को, 2-3 सैनिक बच जाते उनको गोली मार देता, फिर उठ जाता, ठीक है। और दिखाता हूँ तुम्हें,
ये देखो, ये एक ट्री पैटर्न है, पहले इसको मरवा दिया और फिर देखो खुद बन गया, स्मूथ मूव दे रहा है। इतना हरामी होता है तो बॉटम पे कभी नहीं आएगा बॉटम पे आने के तरीके बहुत अलग है, या तो छुपा रहेगा। ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इन तीनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो हैमर दिखेगा, लेकिन यहाँ भी सैनिक अलग है इसलिए। तो पहले दूसरों अपनी ही टीम के लोगों को मरवाता फिर सामने आता है निकल के, तो इसलिए इस पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है ऐसा। ये देखो, यहाँ एक भी हैमर नहीं है और यहाँ आ गया। जब तक मार्केट का हाई ब्रेक नहीं होता तो दोनों टीमों के बीच में लड़ाइयाँ चलती हैं। जो टीम जीत जाती है, थोड़े बहुत सैनिक बच जाते हैं या थोड़े बहुत सैनिक बचे, उसको मार के ये अपने आप को अप कर देता है। बस ये होता है, समझ आ रहा है? ये वही पढ़ पाएगा जिसने 2 लाख से ज्यादा कैंडल पड़ी होगी, ये वही समझ पाएगा, जिसका एक्सपीरियंस 2 लाख से ज्यादा कैंडल का होगा पर ईयर। पर ईयर कह रहा हूँ, टोटल नहीं बता रहा मैं, पर ईयर 2 लाख कैंडल का एक्सपीरियंस होगा ना जिसको, ये वही पढ़ पाएगा, वही बताएगा तुम्हें। वरना जिसको 200 बार ईएमए एक्सप्लेन 200 बार ईएमए यूज करने का एक्सपीरियंस होगा वो नहीं समझ पाएगा। उससे उम्मीद छोड़ दो, तुम्हें बताने वाला है वो, क्यों तुम्हें बहुत सिंपल चीजें बताएगा जिससे तुम्हारा प्रॉफिट होता रहेगा, बहुत सारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो एक ट्रेंड लाइन से कर देंगे, वो तो प्रॉफिट तो हम एक ट्रेंड लाइन से कर देंगे उसमें। और रही बात इसके किसी और रीजन पे आने की, ये जितना सुंदर होगा, जैसे मान के चलो ये हैमर वन ऑफ द पावरफुल एंड वन ऑफ द क्लियर हैमर ऐसा होता है। अब ये तुम्हें बॉटम पे मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम है। हफ्तों के चार्ट पर अगर 1 मिनट का चार्ट यूज किया जाए और उसको 1 वीक के लिए देखा जाए, यानी कि कम से कम उसके अंदर कितनी कैंडल होंगी, हजारों कैंडल, उसमें एक दिखेगा तुम्हें और वो भी बॉटम पर। बाकी ये जहां बनता है ना, ये मार्केट के किसी ऐसे एरिया बनता है ना तो कोई सपोर्ट होता है ना कोई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ना तो कोई सपोर्ट होता है ना कोई रेजिस्टेंस होता है। अब ये क्या करता है, लुभाता है। जैसे मैंने सुबह बताया था, किस किसने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देखी है, एक मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, ठीक है। देखिए, किस किसने देखी है, देखिए ना, हाँ, ज्यादातर लोगों ने देखी होगी मुझे लगता है। यस, बाहर की मूवी, हॉलीवुड मूवी है। तो इस मूवी में एक पार्ट है जिसके अंदर वो दूसरा तीसरा पार्ट है जिसके अंदर मुझे लगता है दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट होगा। इसमें क्या करता है कि जो जैक स्पैरो होता है वो जाता है एक ऐसे जगह पे जहाँ पर जो है मरमेड्स होती हैं, यानी कि जलपरी होती है। जलपरी के आंसू लेने जाता है। अब जलपरी के आंसू अगर जो है पी लिया जाए उसमें कप के अंदर, उसमें ताकि पॉन्स डी लियोन का जो जहाज होता है उसके कप होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर वो जो है आप कह सकते हो कि ये आंसू डालते हैं और फिर उनको पीते हैं, जिससे क्या होता है सामने वाले की जो उम्र है वो अपने ऊपर लग जाती है। लेकिन जो आंसू लेने जाते हैं जलपरी के, वो जलपरी जो होती है वो इस हैमर की तरह होती है, कितनी सुंदर होती है ठीक है, जलपरी कितनी सुंदर होती है। और जब उसके पास जाते हैं तो कितने बुरे उसका दांत दिखते हैं, कितने भयानक दांत दिखते हैं। अब जो फंस गया वो बेचारा गया, जो दूर रहा जिसने वेट करा वो उसको पकड़ लेता। तो उसमें से एक ही जलपरी होती है जो बिल्कुल रियल होती है, इसलिए मैंने बोला कि ये रियल है, जो अच्छी जलपरी हो सकती है उसके चांसेस बहुत कम है। समझ आया? तो ये जो हैमर होता है ये इसी तरीके से होता है, जब जितना सुंदर होगा उतना सुंदर जलपरी होगी, वो उतनी खतरनाक होगी, सामने से आओगे तो काट लेगी, ये काट लेती है समझ आया? ऐसे होता है, इसलिए ये कभी बॉटम पे नहीं आएगा, ये हमेशा उल्टी सुल्टी जगह पे आता है। जब मार्केट गिर रही होगी ना तब आएगा, उठने पे तो बहुत कम आता है, लुभाने की कोशिश करता है। समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया सभी को गाइस? तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये देखो कितना साफ सुथरा हैमर है, आएगा ऐसी जगह पे, ठीक है, ऐसी जगह पे आएगा जो धोखेबाज कहीं का। ये जलपरी ऐसी होती है, जलपरी धोखा देती है, ठीक है। और भी देखो, आपको ये डाउन ट्रेंड में मिलता है ज्यादातर, ये देखो लुभावना होता है ना। और देखो हम्म, ये देखो ऐसी जगह पे आता है बेचारा। ये इसमें लिए हमें डब्ल्यू और एम की जरूरत होती है और एंगल की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग चलते हैं गोल्ड के ऊपर। ये गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड में मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आता हूँ, कैन सी लाइक दिस। यहाँ पर मार्केट में आप देखोगे तो ये अपने आप को पॉजिटिव से नेगेटिव कर चुकी है, पॉजिटिव से नेगेटिव कर चुकी है। तो मैंने यही पार्ट एग्जैक्ट यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैंने यही पार्ट नेगेटिविटी वाला पकड़ा था। यू कैन सी लाइक दिस, मार्केट अपने आपको पॉजिटिव से पहला जब नेगेटिव पकड़ा था तो ये वाला पार्ट मैंने पकड़ा था जब मैंने यहाँ पोजीशन लगाई थी, ठीक है, इस जगह पर। तो एक्जैक्ट इसी जगह पर मैंने इसका फायदा उठाया था और मार्केट के इस जगह पर मेरी पोजीशन कुछ लगी थी, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस था बस छोटा सा, एंड इसमें पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेक प्रॉफिट लगा हुआ था इस जगह से, आप देख सकते हो। और ये यहाँ पर इस तरीके से पोजीशन किया लगाओ, ऐसे कुछ इसमें टेक प्रॉफिट था, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो इतना लगाओ। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट लाइक ये मेरे पास है, लॉग इन करने दो। ये जो एरिया था ये इसका ही था, तो एंगल नेगेटिव कम होंगे, मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, ये जो पोजीशन थी ये यही थी, ठीक है, यही पोजीशन थी यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी इन्वर्टेड हैमर मैंने गोल्ड पे लगाया था उस वक्त। तो ये इसका जो रीजन था, सेकंड कंफर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बेसिकली ट्रेंड के एंगल का था कि जब ट्रेंड एंगल नेगेटिव हो जाता है तब मार्केट में हमें एक्स्ट्रा मतलब जब ट्रेंड एंगल नेगेटिव होता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। दूसरा तरीका है मार्केट में ट्रेंड चेंज को समझने का, ठीक है। ये तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं।
कि अगर मार्केट अपने आप को इस तरीके से लेके जा रही है तो जब भी मार्केट में एंगल पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा वो एरिया हमारे लिए रिटेस्ट वाला होता है। और अगर वहां पर हमें रिवर्सल पैटर्न मिले, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर पकड़ा था मैंने, तो इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, बेरिश एंगल्फिंग, वो सारे पैटर्न मार्केट में रिवर्स करते हैं। बेसिकली ये वाली डिमांड और ये वाली डिमांड एग्जैक्ट होती है, अगर मैच करके तो मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाती है। इसी का फायदा मैंने उठाया था। अब यहाँ पर WM का क्या मतलब है? अगर मार्केट ऊपर उठ रही है, अगर मार्केट ऊपर उठ रही है तो वो हमेशा मार्केट क्या करेगी, W पैटर्न बना के उठेगी, M पैटर्न को फेल करेगी, W बनाएगी, M पैटर्न फेल करेगी, W बनाएगी, M पैटर्न। एक भी M पैटर्न अगर W से लंबा हो गया, मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। अब मार्केट में W छोटे होने लग जाएंगे, M बड़े होने लग जाएंगे, W छोटे होने लग जाएंगे, M बड़े। दिस इज द नेचर ऑफ मार्केट बेंडिंग। ऐसे हमें बेंडिंग के बारे में पता लगता है। और जब भी मार्केट में जो एंगल है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, तब हमें मार्केट में री एंट्रीज मिलती है। ये चीज। अब यहाँ पर जनरली जो W होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में बड़े होते हैं, उनका राइट साइड जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, और जो उनका M होता है उनका लेफ्ट साइड हमेशा छोटा होता है, जब मार्केट पॉजिटिव में जा रही होती है। ठीक है। और जब मार्केट अपने आप को ऊपर से नीचे ला रही होती है, तब मार्केट में जो M होता है वो छोटा हो जाता है, मार्केट में W बड़ा हो जाता है। सॉरी, M बड़ा हो जाता है, W छोटा हो जाता है। ठीक है, जो W है वो छोटा हो जाता है क्योंकि उठने वाला पैटर्न छोटा हो गया ना भाई, ये इंडिकेशन होती है। ये दूसरा तरीका है, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, इसको मैं ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट में WM के बेसिस पर रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। ये इतने सुंदर नहीं दिखने वाले आपको चार्ट पे, ये आपके सामने बन रहा है, यही सेम आप समझ सकते हो, लाइन चार्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो माइनस एरिया आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ये W देखो बड़ा है, ये M देखो छोटा है, ये M देखो छोटा है। ठीक है, और जब M बड़ा हो गया W छोटा हो गया, देखो जब M बड़ा हो गया W छोटा हो गया, अब W फिर छोटा हो गया, M बड़ा हो गया, देखो M बड़ा हो गया ना, ऐसे होता है। दूसरा तरीका, तुम्हें क्या लगता है मार्केट का रिवर्सल और ब्रेकआउट सिर्फ SMC को पता है? ये हमारा तरीका है, इंडियंस का तरीका है हमारा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा, जब भी मार्केट में W बनेगा उसका राइट लंबा होगा, M का राइट छोटा होगा। एक भी M का राइट अगर लंबा हो गया, जस्ट लाइक ये देखो, इतना आसान नहीं है समझना, लंबा हो गया ब्रेकआउट, अब मार्केट में जितने भी M बनेंगे वो बड़े होंगे और W हमेशा छोटे होंगे, W हमेशा छोटे होंगे, M हमेशा बड़े होंगे। देखो WM को अगर आपको समझना है तो लाइन चार्ट इज द बेस्ट बेस्ट। और जब तक मार्केट में M बड़े होते रहेंगे मार्केट नीचे गिरती रहेगी, और एक भी W अगर बड़ा हो गया M से तो मार्केट में ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर मार्केट में W बनने लग जाएंगे, M बनने लग जाएंगे, M बनने। समझ आया? मजा आया? नेचर ऑफ ट्रेंड फॉर मेकिंग अ रिवर्सल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक भी अगर W फेल कर गया तो मार्केट अपने आप को नीचे गिरा देगी, एक भी अगर M फेल कर गया तो मार्केट अपने आप को ऊपर उठा देगी। कितना उठाएगी? वी विल यूज द सप्लाई डिमांड एरिया, वहां से हमें पता लग सकता है। ठीक है, तो भरोसा मत बैठो अंग्रेजों के कि अंग्रेजों ने SMC बनाया तो वही सब कुछ है, ये हमारा MMC हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये रिजेक्शन एरिया ऑर्डर ब्लॉक किसी काम के नहीं है अगर हम इसको यूज करते हैं। ये बस सिंपल सा लाइन चार्ट का कॉन्सेप्ट है, ये कैंडल स्टिक का नहीं है। सो अभी आपको जो जनरली देखने को मिल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ क्या देखने को मिल रहा है। ये बड़ा टाइम फ्रेम है 1 डे का, ध्यान से देखो 1 डे का टाइम फ्रेम है ये गोल्ड का, एंड यू विल सी यहाँ पर मार्केट में हमेशा W ही काम कर रहे थे, एक भी M काम नहीं कर रहा था, एक भी M काम नहीं कर रहा था, मार्केट में सिर्फ W बन रहे थे। अब पहली बार मार्केट में M काम करना शुरू करा है। ठीक है, समझ सकते हो कितना बड़ा टाइम फ्रेम है और कितना बड़ा M है। अब जब तक मार्केट में M फेल नहीं होंगे तब तक मार्केट नीचे गिरती रहेगी। और इसी के बेसिस पे मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर गोल्ड का एनालिसिस करके बताया था, ये रहा आपके सामने कंडीशन थर्ड अकॉर्डिंग टू 1 डे टाइम फ्रेम, ये वही कॉन्सेप्ट था। समझ आ रहा है? ठीक है, अभी भी आप देखो मार्केट उठने में क्यों दिक्कत कर रही है, क्योंकि वो W पूरे नहीं हो पाए, W छोटे होते जा रहे हैं और M बड़े होते जा रहे हैं। अगर दोनों एक साथ छोटे बड़े होने लग जाए तो मार्केट में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं अगर ऐसा ना हो, अगर कोई एक साइड का बड़ा है और दूसरी साइड का छोटा है, एक साइड का बड़ा होता जा रहा है दूसरी साइड का छोटा होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में कोई एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि हाउ द अप ट्रेंड मेक, तो अप ट्रेंड क्या होता है, अब मैं जो कहने वाला उसको ध्यान सुनो। अब मैं तुम्हें समझाऊं कि चार्ट पैटर्न कैसे बनते हैं, एक एक चार्ट पैटर्न मैं तुम्हें समझाता हूं सिर्फ WM से। WM को हल्के में समझना, ठीक है, WM हल्के में समझना। तो WM मार्केट का पूरा नींव है, सिर्फ जड़े हैं वो पूरे इस पूरी फाइनेंशियल मार्केट के चार्ट की जड़े होती है। अप ट्रेंड कैसे बनता है कि जब मार्केट में W काम करते हैं और M फेल करते हैं, W काम करते हैं M फेल करते हैं, तो मार्केट में अप ट्रेंड बनता है। डाउन ट्रेंड कैसे बनता है, जब मार्केट में M काम करता है और मार्केट में W फेल हो जाता है, तब काम करता है। यानी कि मार्केट में M काम करता है W फेल होता है, M काम करता है W फेल होता है, M काम करता है W फेल होता है, इस तरीके से तो मार्केट में डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट में दोनों फेल हो रहे हैं तो क्या होगा, तो मार्केट छोटी होती चली जाएगी। उस कंडीशन में हमें ट्रायंगल्स देखने को मिलते हैं। तो हाउ द ट्रायंगल्स फॉर्म व्हेन मार्केट में दोनों, सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न, सॉरी चार्ट पैटर्न, मैं आपको ट्रायंगल बताऊंगा, हाउ द ट्रायंगल फॉर्म, स्पेशली पीनट आप समझ सकते हो कैसे बनते हैं। अगर मार्केट में एक W बना लेकिन वो बनने से थोड़ा छोटा रह गया, और मार्केट में M बना वो बनने छोटा रह गया, फिर W बना वो छोटा रह गया, फिर M बना वो छोटा रह गया, W बना फिर छोटा, फिर एक कंडीशन आती है कोई एक पैटर्न ही काम करता है। इस कंडीशन में मार्केट में दोनों साइड से प्रेशर्स आते हैं और फिर मार्केट अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, छोटा कर देती है। तो फिर बाद में इसमें जिस पैटर्न का राइट साइड लंबा हो जाता है वो मार्केट का ब्रेकआउट क्रिएट कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जिस पैटर्न का राइट साइड लंबा हो जाता है, अगर W का राइट साइड लंबा होगा तो मार्केट ऊपर चली जाती है, अगर M का राइट साइड लंबा होगा तो मार्केट नीचे चली जाती है। ये लाइन चार्ट के कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, लाइन चार्ट, ओनली लाइन चार्ट के कॉन्सेप्ट है।
ये देखो, ये आपके सामने लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोनों पैटर्न छोटे हो रहे थे, यहाँ पर डब्ल्यू भी छोटा हो रहा था, यहाँ पर एम भी छोटा हो रहा था, और फिर बाद में लास्ट में जब डब्ल्यू बना उसका राइट लंबा हो गया, मार्केट ऊपर भाग गई। सप्लाई डिमांड से आप मेजर कर सकते हो, समझ आया? इसका उल्टा होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। जब मार्केट में ट्राइंगल्स नहीं ब्लू रे बनती हैं, एमएमसी का सीसीपी है एक कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न जिसको मैं ब्लू रे बोलता हूँ, ब्लू रे बनता है। इस कंडीशन में मार्केट आती है, पहले डब्ल्यू बनता है, फिर एम बनता है, इनका राइट साइड लंबा होता चला जाता है, और जब इतना लंबा होता है तो मार्केट अपने आप को फिर कंटिन्यू करती है, नीचे चली जाती है, नीचे आई है नीचे चली जाती है, ऊपर आई है ऊपर चली जाती है, ऐसा होता है इसके साथ। नीचे आई है नीचे चली जाती है, ऊपर आई है ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब अगर इसमें साइज छोटा बड़ा होए ना, तो इस केस में हमें दूसरा पैटर्न देखने को मिलता है, दैट इज ए फ्लैग या फिर वेज, वेज देखने को मिलता है, ठीक है, वेज देखने को मिलता है। अगर इसमें जो एंगल है वो 0 डिग्री है तो आपको मिलेगा मार्केट में इस तरीके से वेज, जिसका भी एक हिस्सा बड़ा हो गया मार्केट उधर चली जाएगी। डब्ल्यू का हो गया ऊपर, एम का हो गया नीचे। बहुत कम देखने को मिलता है, पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर स्ट्रेट मिलता है तो अच्छी बात है। सप्लाई डिमांड से आप मेजर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आसानी से स्ट्रेट दिखता नहीं है, ये देखो, ये मान के चलो ये आपके सामने बना हुआ, ठीक है। यहाँ देखो, एम सेम है, डब्ल्यू सेम है, लेकिन ये वाला डब्ल्यू बड़ा हो गया तो मार्केट ऊपर चलेगी। कितना भाई? जितनी डिमांड सप्लाई होगी उतनी चलेगी, ठीक है। इस तरीके से अगर एक भी डायरेक्शन की एंगल इंक्रीज या डिक्रीज होगी, मान के चलो किसी भी पैटर्न का एंगल अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, तो ये वेज राइज करने लग जाएगा या फिर अपने आप को नीचे गिरने लग जाएगा। यानी कि अगर मान लो डब्ल्यू का राइट साइड लंबा होता जा रहा है और एम का राइट साइड छोटा होता जा रहा है, तो ट्रेंड वेज की फॉर्म में डिसेंडिंग से असेंडिंग बन जाएगा, ऐसे होता रहेगा, बस इस तरीके से होता है। अगर डब्ल्यू का राइट एम से बड़ा होता जा रहा है, लेकिन एम का उतना का उतना नहीं, अगर एम का सेम है तो डब्ल्यू का बड़ा है, तो अपने आप को वेज की फॉर्म में लेके जाती है। अगर एम का बड़ा हो गया तो मार्केट नीचे आ जाती है, फिर ब्रेकआउट देके ऊपर चली जाती है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये आपके पास वो पैटर्न है जो बनता है इस तरीके से, हम इसको समझ आया, ठीक है। आगे मारू बाजू, क्यों क्यों आई मारू बाजू? क्योंकि वो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद बनी, पहले छोटा एंड देन फिर देखा, तभी आती है, ऐसे नहीं आती, ठीक है। इसमें और इसमें क्या फर्क है बताओ जरा मुझे, नोटिस करो ये चीज, दोनों सेम है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है वो जो पूरी हुई तो ये पैटर्न बना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है वो पूरी हुई तो यही पैटर्न बना, बना बना। अब यहाँ पर बेसिकली बाइंग जो थी वो कमजोर हो गई थी, यहाँ पर बाइंग पावरफुल लग रही है, ठीक है, टॉप पे है, लेकिन ये रीटेस्टिंग भी कर रही है, लेकिन कोई ऐसा पैटर्न नहीं आ रहा जो मार्केट को उठाने में हेल्प करे, जस्ट लाइक बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, जैसे बुलिश एंगल्फिंग। ये देखो, कमजोरी का फायदा उठाया, पहले कमजोर हो गए थे, इस बार कमजोर नहीं हुआ, तो देखो उठने की कोशिश कर रही है ना, तो ये फर्क पड़ता है इस पैटर्न से और इस पैटर्न से। अगर वो उठने के टाइम पे छोटा हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो रिवर्स करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो फिर बाद में जो है मूव क्रिएट करता है, इसलिए तुम्हें उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक मार्केट में बेयरिश एंगल्फिंग नहीं आएगी मार्केट गिरने वाली नहीं है, जब तक मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग नहीं आएगी मार्केट उठने वाली नहीं है, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग आई हुई है, सेंट्रल एरिया पे है, ये देखो, देख लिया आप लोगों को, ये ठीक है, सेंटर पे है, तो जितनी सप्लाई जितनी डिमांड थी उतनी दे दी, दो दो कैंडल की डिमांड है, दो कैंडल की डिमांड है, दो कैंडल की डिमांड आ गई, ठीक है। तो बुलिश एंगल्फिंग का मूव यहाँ पर कंप्लीट हो गया। वैसे भी ये वो एरिया जहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग का मूव जो यहाँ से क्रिएट हुआ था, यहाँ से मैंने सप्लाई यहाँ से मेजर करके दिखाया था ना आपको, यहाँ से यहाँ तक, तो बुलिश एंगल्फिंग जब तक आ रही थी तब तक मार्केट में मूव क्रिएट होता, ठीक है, जैसे कि ये बुलिश एंगल्फिंग है इस तरीके से क्रिएट होता। अब ये लास्ट थी, लास्ट का मूव अपने आप यहाँ तक कंप्लीट हो गया जहाँ तक डिमांड टोटल होती है। अब मार्केट में जब तक कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं आएगा मार्केट के गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे, ये होता है, ठीक है। तो वो छोटा छोटा सप्लाई डिमांड यूज कर सकते हैं हम लोग, ये नहीं कि पूरा जो है 2000 पॉइंट का टेक प्रॉफिट लगा दिया, ऐसा नहीं होता। जितनी डिमांड चाहिए उतनी मिलेगी जरूर, ऐसा नहीं हो सकता ना मिले, जितनी छोटी होगी वो होता है।